ever since the first time you opened up my world. स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लासरूम। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि अच्छे होंगे। पिछले क्लास में हम कहाँ तक पढ़ चुके थे? कोई बताएगा हमें? पिछले क्लास में हमने जाना था कि सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया क्या होती है। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। कोई डाउट तो नहीं? सभी क्लियर है? तो फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया था कि अभी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुई है। आज हम जो बाकी के बचे हुए उनको हम जान लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा पीछे क्लास की ओर जाते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से याद आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सकर्मक क्रिया की पहचान करने के लिए क्रिया से पूर्व क्या तथा किसको जोड़कर प्रश्न करते हैं। मैंने पिछले क्लास में ही बताया था कि यदि उत्तर मिले तो क्रिया क्या हो जाती है? सकर्मक हो जाती है। यदि उत्तर ना मिले तो क्रिया अकर्मक कहलाती है। अगर उत्तर मिल गया तो वह सकर्मक हो जाती है, अगर नहीं मिलता है तो क्रिया अकर्मक कहलाती है। किसका? क्या, कब, कैसे, इस प्रश्नों का। जैसे थोड़ा बहुत एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे बच्चा सो रहा है। क्या सो रहा है? आपको लग रहा है कोई उत्तर मिल रहा है? क्या सो रहा है? कुछ नहीं। तो यह क्रिया क्या हो जाएगी? अकर्मक हो जाएगी। ठीक, अगर नेक्स्ट हम दूसरा एग्जाम्पल को देखते हैं। विशाल पतंग उड़ा रहा है। तो इसमें लग रहा है कि कुछ उड़ा रहा है। क्या? विशाल पतंग उड़ा रहा है। तो किसको उड़ा रहा है? पतंग। आंसर मिल रहा है ना? तो यह क्रिया सकर्मक हो जाएगी। जैसे माँ बच्चे को लोरी सुना रही है। क्या सुना रही है? लोरी सुना रही है। तभी बच्चा सोता है। तो क्या हो जाएगा? कौन सी क्रिया हो जाएगी? सकर्मक हो जाएगी। किसको सुना रही है? बच्चे को सुना रही है। तो यहाँ दो क्रिया हो रही है, बच्चे को भी और बच्चे को भी सुना रही है और बच्चे को लोरी सुना रही है और क्या सुना रही है? लोरी सुना रही है। तो यहाँ दो हो जा रही है। तो ये हो जाएगा द्विकर्मक क्रिया। तो द्विकर्मक क्रिया अभी पढ़े नहीं है, तो अभी आज पढ़ लेते हैं। तो इतना जान लेने के बाद लगता है आपको पिछले क्लास की याद आ गई होगी। अब बढ़ते हैं आगे। सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है। पहली क्रिया दो प्रकार की हुई, अकर्मक और सकर्मक। उन दोनों वाक्यों को और उदाहरण को हम समझ लिए आसानी से। अब हम बढ़ते हैं। सकर्मक क्रिया जो है दो प्रकार की होती है। कौन कौन? एक कर्मक क्रिया और दूसरा द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया का केवल एक ही कर्म होता है। एक है तो केवल एक कर्म होगा, उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। बहुत ही सिंपल है। जैसे पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं पिताजी? अखबार पढ़ रहे हैं। सिर्फ यहाँ क्या कह रहा है? पढ़ रहे हैं। तो पढ़ना एक ही कर है ना, एक क्रिया हो रही है। मोहन फल खाता है। कौन खाता है? मोहन। क्या खा रहा है? फल। खाना क्या हो गया? क्रिया। तो यहाँ एक होता है, खाता। क्या है? यहाँ क्रिया क्या हो गई? खाता है। तो उसका डेफिनेशन क्या कह रहा है? जिस क्रिया में केवल एक कर्म हो उसे हम एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे खाता है, तो यहाँ एक क्रिया मतलब हो रही है। उसी तरह दूसरा, माँ खाना बनाती है। माँ खाना बना रही है, बनाती है। तो क्या हो गया? एक क्रिया हो रही है। चलिए, तो आपने देखा कि जितने भी वाक्य है हमने लिया उसमें केवल एक कर्म हो रहा है, अतः इसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। द्विकर्मक क्रिया। जिस क्रिया में दो कर्म हो उसे हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। बहुत ईजी है। एक कर्मक क्रिया होती तो एक कार्य हो रहा है, द्विकर्मक वही हो गया तो दो कार्य हो रहे हैं। आइए उदाहरण को देखते हैं। जैसे माँ ने बच्चों को कहानी सुनाई। क्या क्या हो रहा है? दो क्रिया कहाँ हो रही है? माँ ने बच्चों को कहानी सुनाई। बच्चों को एक हो रहा है और कहानी भी सुनाई, दो क्रिया हो रही है। अध्यापिका ने बच्चों को पाठ पढ़ाया। तो बच्चों को, एक तो बच्चों को पढ़ाया, दूसरा क्या पढ़ाई?
उन्होंने पाठ पढ़ाया, तो 2 क्रिया हो गई। तो ऐसे कार्य में, ऐसे वाक्य में 2 कर्म उपस्थित नजर आ रहे हैं। ऐसे ही वाक्य को हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। आशा करती हूँ कि समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब प्रयोग और संरचना की दृष्टि से क्रिया के कुछ और भी भेद होते हैं, जो है यह प्रयोग और संरचना की दृष्टि से क्रिया के 6 भेद होते हैं, जो निम्नलिखित है। कुछ इस प्रकार है। क, प्रेरणार्थक क्रिया। ख, संयुक्त क्रिया जिसे कंपाउंड वर्ब कहते हैं। ग, नाम धातु क्रिया, नॉमिनल वर्ब। घ, कृदंत क्रिया, सफिक्स एंडिंग वर्ब। और लास्ट है सामान्य क्रिया, जिसे सिंपल वर्ब कहते हैं। तो चलिए सभी का डेफिनेशन देख लेते हैं। फर्स्ट है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं, पहले आइए इसके परिभाषा को जान लेते हैं। जब कर्ता कोई भी काम स्वतः न करके किसी अन्य को करने के लिए प्रेरित करता है। यहाँ प्रेरित क्या है, मोटिवेशन, जैसे आपको प्रेरित कर रहा है। तो प्रेरणार्थक क्रिया, जब प्रेरणार्थक क्रिया क्या कह रहा है, जब कर्ता, मैंने पहले बताया कर्ता कौन हुआ, जो काम करे उसे हम कर्ता कहते हैं। कर्ता, मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं क्या हूँ, कर्ता। जब कर्ता कोई भी काम स्वतः ना करके, स्वतः में तो व्हाट यू मीन बाय स्वतः, स्वतः मतलब खुद, अपना, स्वतः मतलब अपना, जो काम अपना ना करके किसी अन्य को करने के लिए, अन्य मतलब दूसरा, तो किसी और को करने के लिए प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है, उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे मैं ना पढ़ा के किसी और को बोलेंगे मैम आप पढ़ा लो अच्छा, मैम अच्छा आप पढ़ाते हो, उसकी तारीफ करते हैं, तो यहाँ क्या है, हम उसको प्रेरित कर रहे हैं, उसे ही हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे आइए एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे शिक्षक बच्चों से पत्र लिखवाता है। टीचर क्या करता है, खुद अपने आप से पत्र नहीं लिख रहा है, लेकिन वह बच्चों से पत्र लिखने को प्रेरित करता है। तो यहाँ क्या हो गया, प्रेरणार्थक क्रिया करवा रहा है वो। मालिक मजदूर से काम करवा रहा है। ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, कोई भी मालिक जहाँ वर्क होता है वो खुद से नहीं करता है, वह मजदूर से ही कराता है, आपने देखा होगा कहीं भी। तो मालिक मजदूर से काम करवाता है, तो क्या किया, आगे डेफिनेशन में क्या कह रहा है, जब कर्ता कोई काम अपने से ना करे और दूसरों से करवाए, उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। समझ में आ गई होगी। दूसरा है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, संयुक्त क्रिया। संयुक्त किसे कहते हैं, इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, संयुक्त में इंग्लिश में बोलते हैं उसको ज्वाइंट। तो ज्वाइंट क्रिया जब होता है, तो ज्वाइंट मतलब क्या होता है, एक होता है तो सिंगल हो गया, जहाँ ज्वाइंट होता है तो वहाँ क्या होता है, 2 या 2 से अधिक। ज्वाइंट फैमिली किसे कहते हैं, जहाँ संयुक्त परिवार, एकल परिवार पढ़ते होंगे आप सोशल साइंस में। एकल परिवार किसे कहते हैं, जहाँ सिंगल फैमिली रहती है। अब वहीं अगर ज्वाइंट फैमिली होता है, चाचा दादा दादी सब, नाना तो नहीं, चाचा दादा दादी, बड़े पापा बड़ी मम्मी, सब लोग जहाँ रहते हैं उसे ज्वाइंट फैमिली कहते हैं। तो संयुक्त यहाँ क्रिया हो रही है, यहाँ बात कर रहे हैं हम क्रिया की, परिवार की तो नहीं कर रहे हैं, क्रिया की बात। क्रिया क्या होता है, काम, जहाँ सब लोग मिलजुल कर काम करते हैं उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो यहाँ आइए परिभाषा को देख लेते हैं। 2 या 2 से अधिक धातुओं के योग से बनी क्रिया संयुक्त कहलाती है। क्या कह रहे हैं, 2 या 2 से अधिक क्रियाओं से बने हुए क्रियापद एक क्रिया के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, उसे हम संयुक्त क्रिया कहलाती है। तो यहाँ देखा आपने, एक नहीं है, 2 या 2 से अधिक धातुओं की योग से बनी क्रिया संयुक्त क्रिया। तो आइए एग्जाम्पल के तौर पे पढ़ते हैं। जैसे मोहन चाय पी चुका है। यहाँ पहले वाक्य में क्या है, पी और चुका है, 2 वाक्य हो गया, पी और चुका है। मोहन चाय पी चुका है। दूसरा, नरेश स्कूल जा रहा है। इसमें इस वाक्य में क्या कह रहा है, जा रहा है, तो मिलाकर संयुक्त क्रिया कहा जाएगा।
मोहन चाय पी चुका, मोहन ने चाय पिया और चुका है, मतलब पी चुका है, कब का आपने देखा नहीं है, कब का पी चुका है वो। तो ये दो वाक्य इसमें मिल रहा है। ऐसे ही वाक्य को संयुक्त क्रिया कहेंगे। नेक्स्ट, नाम धातु क्रिया। नाम क्या है? तो नॉमिनल। नॉमिनल जो वर्ब होता है वह क्या होता है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों में ना प्रत्यय जोड़कर बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। क्या कह रहा है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आपने पढ़ा है, संज्ञा पहले पढ़ चुके हैं, सर्वनाम भी पढ़ चुके हैं, विशेषण अभी नहीं पढ़े। तो इन तीनों में जो भी शब्द आ रहा है उसमें ना जो है प्रत्यय जोड़कर बनाने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। मैंने कल भी पिछले क्लास में मैंने बोला था कि पठ धातु मूल रूप से धातु है और जब हम ना प्रत्यय जोड़ते हैं तो वो पढ़ना बन जाता है। तो क्या लग गया? या प्रत्यय बनकर, जो प्रत्यय बन जाता है तो वह एक शब्द का निर्माण करता है, एक क्रिया का रूप ले लेता है। तो संज्ञा शब्द क्या हुआ? एक एग्जाम्पल लेते हैं। संज्ञा शब्द हुआ जैसे टक्कर। टक्कर क्या हुआ? संज्ञा शब्द है एक, लेकिन अगर हम ना प्रत्यय अगर उसमें लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? टक्कर प्लस ना इक्वल टू टकराना। सॉरी। सर्वनाम शब्द उसी तरह अपना। तो अपना क्या है? अपना। अपना तो एक वर्ड्स है, उसमें हमको ना प्रत्यय और लगाना है। तो अपना प्लस ना तो क्या हो जाएगा? अपनाना। अपनाना। उसी तरह सर्म। सर्म क्या है? विशेषण। अभी विशेषण आप नहीं पढ़े हैं, वैसे डेफिनेशन में कोई क्रिया की खास विशेषता बताए उसे हम विशेषण कहते हैं, अभी आगे पढ़ेंगे। तो सर्म क्या है? सर्म एक विशेषण शब्द है। अगर हम ना प्रत्यय लगाते हैं तो क्या है? वर्ड्स एक शब्द बन जाता है, शर्माना। तो यह एक नाम धातु क्रिया है। आशा करती हूँ समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट है कृदंत क्रिया। जिस क्रिया का निर्माण धातु में प्रत्यय लगाकर किया जाए उसे कृदंत क्रिया कहते हैं। वहाँ अब ये भी वही है, कृदंत क्रिया जिस क्रिया में निर्माण धातु में, निर्माण क्या होता है? क्रिएट करना। जो पहला धातु क्या है? पढ़ क्या है? मूल रूप से धातु है। तो जिस क्रिया का निर्माण धातु में प्रत्यय लगाकर किया जाए उसे हम कृदंत क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ प्लस ना पढ़ना, लिख प्लस ना लिखना, खेल प्लस ना खेलना। उसी तरह सो प्लस कर सोकर, उठ प्लस कर उठकर, बैठ प्लस कर बैठकर। यह क्या होता है? मूल रूप से धातु है, उसमें प्रत्यय लगाकर उस प्रयोग किया जाता है, उसे हम कृदंत क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है सामान्य क्रिया, सिंपल वर्ब। जहाँ एक ही क्रिया का प्रयोग हो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। देखने में भी सामान्य है और इसका डेफिनेशन भी सामान्य है। जहाँ एक ही क्रिया का प्रयोग हो उसे हम सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन दौड़ा, रमेश रोया। नेक्स्ट है पूर्वकालिक क्रिया। तो पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं? जो क्रिया यहाँ परिभाषा में दिया है, किसी भी क्रिया के पहले यदि कोई क्रिया प्रयोग में लाई जाती है तो पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। इसको ऐसे समझिए कि जो क्रिया मुख्य क्रिया से पहले होती है, यानी जो क्रिया मुख्य क्रिया से पहले होती है उसे हम पूर्वकालिक। पूर्व मतलब क्या होता है? पहले। क्रिया काम। तो जो क्रिया मुख्य क्रिया से पहले होती है उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। अधिकतर क्रिया के साथ कर जुड़ा होता है। जैसे बच्चा रो रो कर सो गया, मोहन अभी खाकर सोया, रमेश शेर को देखकर भागा। इस वाक्य में आपने क्या देखा? रो रो कर, खाकर, देखकर पूर्वकालिक क्रिया है, क्योंकि ये मुख्य क्रिया से पहले हुई ना। मोहन अभी खाकर सोया, मोहन अभी खाना खाया और खाकर सो भी गया। तो यह मुख्य क्रिया से पहले होती है, इसीलिए इसे हम पूर्वकालिक क्रिया
कहते हैं। अच्छा, कहीं मेंशन किया हुआ नहीं है। प्रेरणार्थक में आपको मैं बता दूं कि प्रेरणार्थक क्रिया जो होती है ना, वो 2 प्रकार के होते हैं। क्या? पहला प्रथम प्रेरणार्थक, दूसरा द्वितीय प्रेरणार्थक। ये कहीं बुक्स में दिया नहीं है, मैं बता देती हूँ आपको, ताकि इसलिए मैं बता रही हूँ कि आपको कहीं भी पेपर में आए तो आप कंफ्यूज न हो जाए। क्या है? पहला प्रथम प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, इस क्रिया में क्रिया के साथ सिर्फ आ जोड़कर बनाया जाता है। सिर्फ आ जोड़ देंगे तो वह प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया हो जाता है। और वहीं द्वितीय में क्या होता है? इस क्रिया के साथ व आ की मात्रा जोड़ दिया जाता है। जैसे पहला प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में क्या है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, लिख प्लस आ, तो क्या हो गया उसका? लिखाया। 100 प्लस आ क्या हो जाएगा? सुलाया। पढ़ प्लस आ, पढ़ाया। तो इस तरह करे क्रिया आपको प्रेरणार्थक के प्रथम प्रेरणार्थक में आ जाएगा। द्वितीय में क्या है? इस क्रिया में क्रिया के साथ वा जोड़ा जाता है, व आ की मात्रा। तो इसका एग्जाम्पल, पढ़ प्लस वा, पढ़वाया। लिख प्लस वा, लिखवाया। बन प्लस वा, बनवाया। मैं इसलिए बता दिया आपको कि ताकि ऐसे अगर शब्द आ जाए तो आपको दिक्कत नहीं होगी उसके आगे नाम लिखने में। चलिए, आशा करती हूँ आपको समझ में आ गई है। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। द चैप्टर इज नाउ कंप्लीटेड। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगली कक्षा में हम लोग मिलकर कुछ अभ्यास कार्य करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। To make you mad, 'cause ever since the first time